हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, डे 6 का एमसीक्यू जो हम लोग कर रहे थे, है ना। तो टोटल 100 एमसीक्यू हमने दिया था डे 6 में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 से 100 तक हम लोग आज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरी आर करेक्ट। और ये देखिए, जितने भी टॉपिक से हमने क्वेश्चन दिया है डे 6 में, सारे को हम लोग ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया है, डिस्कशन कर लिया है ना। तो शुरू से पूरा क्लास देखिए, जिसका प्लेलिस्ट भी आपको इस चैनल, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तो डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दिया है। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसमें। तो बोल रहा है एस्चुरी के बारे में, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो एस्चुरी का होता है मुहाना, उसका क्या महत्व है उसके बारे में। बोल रहा है एस्चुरी एक्ट एज ए इकोटोन बिटवीन द रिवराइन एंड मैरीन इकोसिस्टम। तो एस्चुरी इकोटोन होता है, तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होता है इकोटोन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्चुरी प्रोवाइड नर्सरी ग्राउंड फॉर फिश एंड क्रस्टेशियन। जो क्रस्टेशियन होता है, जो मछली होता है, उसके लिए नर्सरी क्षेत्र का मतलब होता है कि उसमें वहाँ पे वो प्रजनन करते हैं, रहते हैं। तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है हाई वेव एक्शन मेक्स एस्चुरी अनसुटेबल फॉर ब्रीडिंग। बोल रहा वेव में अगर फास्ट होगा, वेव बहुत तेज़ी से होगा, तो क्या करेगा दोस्तों, उससे के कारण बोल रहा है ब्रीडिंग जो होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। अगर वेव का एक्शन ज़्यादा होगा, तो वो एस्चुरी को डिस्टर्ब करेगा, और एस्चुरी को डिस्टर्ब करेगा तो जो मछली यहाँ पे आके अपना ब्रीडिंग व्रीडिंग करता है, वो नहीं हो पाएगा। तो एस्चुरी क्या करता है, हाई वेव एक्शन को कमज़ोर करता है ना। लेकिन हाई वेव एक्शन होने से एस्चुरी क्या हो जाएगा, उसमें ब्रीडिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा सही है। तो बोला कितने सही है, कितने कथन सही है, तो 3 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनग्रोव आर करेक्ट। मैनग्रोव के बारे में कितना कथन सही है। ऑलरेडी मैनग्रोव के बारे में पढ़ चुके हैं। बोल रहा मैनग्रोव जो होता है सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है, टॉलरेंट होता है, एवरग्रीन ट्री और श्रब्स है। ठीक है, तो ये सही है, हमने बताया था, अभी फोटो भी दिखाया था। बोल रहा मैनग्रोव जो है सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है। नहीं, मैनग्रोव इकोटोन है, वो आपका ब्रैकिश वाटर में रहता है, जो पानी ना तो पूरा फ्रेश हो और ना ही पूरा अ, खारा हो। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर में रहता है, जिसका पीपीटी 0.5 से 35 तक रहता है। ठीक है, फिर बोला मैनग्रोव जो होता है वो उसमें विविपेरस होता है। विविपेरस क्या होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया था, जिसमें बीज जो होता है वो उसका ग्रोथ पेड़ में ही होता है। उसके बाद जब ग्रोथ होने के बाद उसको पानी में वो छोड़ देता है पेड़, ये होता है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन को बोला कौन सा होगा, तो बी केवल 2 होगा। ठीक है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडाप्टिव फीचर ऑफ द मैनग्रोव आर करेक्ट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि मैनग्रोव के अनुकूलनात्मक लक्षणों के बारे में कौन सा सही है। बोला न्यूमेटोफोर्स हेल्प मैनग्रोव रिस्पायरिंग एनॉक्सिक सॉइल्स। तो जो न्यूमेटोफोर्स होता है, जिसमें क्या होता है, जड़ होता है वो मिट्टी के थोड़ा ऊपर आता है, क्योंकि मिट्टी में पानी होता है, तो और पानी में डूबा होता है मिट्टी, जड़ उसका, इसलिए जड़ जो होता है थोड़ा सा ऊपर पानी का रहता है, ताकि वो हवा ले पाए, ऑक्सीजन ले पाए, इसलिए ये सही है। फिर बोल रहा है प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड इन सॉफ्ट मडी सबस्ट्रेट। तो जो मैनग्रोव होता है तो उसमें ऐसा मिट्टी में रहता है जो सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए उसका जो जड़ होता है वो थोड़ा फैला फैला रहता है, बटरेस जिसको बोलते हैं। ये भी हम दिखाए थे आपको फोटो पहले, जब हमने क्लास लिया था। तो फिर मैनग्रोव लैक मैकेनिज्म टू डील विथ एक्सेस सैलिनिटी। गलत बात है, मैनग्रोव में मैकेनिज्म तो होता ही है ना। जैसे हमने पहले भी ऑलरेडी इसमें देख चुके, मैनग्रोव जो होता है उसका पत्ता और जड़ सॉल्ट टॉलरेंट होता है, उसका पत्ता मोटा मोटा होता है, ये सब हमने ऑलरेडी दोस्तों पढ़ चुके हैं। सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड होता है, नमक को, पानी में जो नमक होता है उसको बॉडी में उससे बाहर कर देता है, इससे प्लांट जो बचा रहता है। तो उसका मैकेनिज्म होता है, ना कि नहीं होता है। तो विकल्प पूछा कौन सा सही है, तो 2 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनग्रोव इन इंडिया आर करेक्ट। फिर से मैनग्रोव का क्वेश्चन है। बोला सुंदरबन जो है लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, हमने बताया था, यहाँ ये सही है। फिर गल्फ ऑफ कच्छ बोल रहा है मैनग्रोव जो होता है ड्वार्फ है, हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में मैनग्रोव ड्वार्फ है, ये सही है। बोला अंडमान निकोबार में मैनग्रोव नहीं है, ना के बराबर है, गलत है। अंडमान निकोबार का जो मैनग्रोव बहुत ही घना है, तो ये गलत होगा, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ओनली 2 हो जाएगा। तो ईस्ट कोस्ट पे जो मैनग्रोव पाया जाता है वो बहुत घना होता है, और वेस्ट कोस्ट पे जो मैनग्रोव होता है वो छोटा छोटा होता है, उतना ज़्यादा घना नहीं होता है, बौना होता है मतलब। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो वेस्ट कोस्ट में मैनग्रोव उतना ज़्यादा घना वना नहीं होता है। तो बोला वेस्ट कोस्ट मैनग्रोव जो होता है जनरली लेस लग्जरियंट होता है देन ईस्ट कोस्ट, सही है।
सामान्यतः पूर्वी तट के तुलना में कम सघन होते हैं, तो ये एकदम सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है। फिर बोला मैनग्रोव जो है गुजरात में वो मेनली गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक में मिलता है, ये भी सही है, हमने दिखाया भी था आपको। और वेस्ट कोस्ट में जो मैनग्रोव होता है वो प्रेडोमिनेटली और सैंडी सबस्ट्रेट होता है, और सैंडी सबस्ट्रेट में करता है, सैंडी में नहीं करता दोस्तों। रेतीला मिट्टी में थोड़ी नमक मैनग्रोव हो रहा है, मैनग्रोव कैसा मिट्टी में करता है, जो नमक वाला मिट्टी हो, तभी तो समुद्र के किनारे है ना, समझ में आ रहा है। तो मडी सबस्ट्रेट में करेगा जो मिट्टी नुमा होगा, ठीक है। रेतीला में मैनग्रोव थोड़ी होगा, मरुस्थल में थोड़ी ग्रो करता है मैनग्रोव, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ओनली 2, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खराई कैमल आर करेक्ट। खराई कैमल के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोला खराई कैमल एक यूनिक कैमल ब्रीड है जो कच्छ में मिलता है। हाँ सही बात है, ये कच्छ के एरिया में आसपास मिलता है, सही है। 3 मीटर तक 3 किलोमीटर तक ये अपना जो है मतलब तैर सकता है, हमने देखा था ये सब। बट इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन वाटर, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस तक ये तैर सकता है। फिर खराई कैमल बोल रहा है वो मेनली मुख्य रूप से मैनग्रोव को खाता है, तो ये भी हमने देखा, तो सही है, मैनग्रोव को खाता है, सी ग्रास को, ये सबको खाता है, तो ये भी सही है। तो बोला कितने स्टेटमेंट सही है, 3 है सही, आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैनग्रोव आर करेक्ट। मैनग्रोव का वैश्विक स्थिति के बारे में, सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में, ये हमने आपको बताया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब कौन सा क्षेत्र में बोलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में। और अगर कंटिन्यूअस बोलेगा तो अंडमान निकोबार, सॉरी मतलब सुंदरबन। और अगर बोलेगा किस कंट्री में अधिक है तो क्या कौन सा होगा, इंडोनेशिया होगा, ठीक है। पूरा मैनग्रोव जो होता है वो फाउंड इन मोर देन 100 कंट्री वर्ल्ड वाइड, और 100 से अधिक देशों में मिलता है, तो हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में ये मैनग्रोव आपको देखने को मिलेगा। और साउथ ईस्ट एशिया का जो मैनग्रोव है वो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है इंडिया है द लार्जेस्ट मैनग्रोव, नहीं है, किसका है सबसे ज़्यादा मैनग्रोव है, इंडोनेशिया का, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, तो ओनली 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई मैनग्रोव आर नॉट फाउंड बियॉन्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है मतलब 30 से 35 डिग्री के बाहर है, मतलब ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री नॉर्थ साउथ हो गया, उसके जस्ट ऊपर यहीं तक आपको मैनग्रोव मिलेगा, मतलब 30 डिग्री तक इसी एरिया में आपको मैनग्रोव देखने को मिलेगा, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल बात है, लाइट कम हो जाता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, पानी भी ठंडा होता है, इसके कारण नहीं दिखेगा। तो बोल रहा है मैनग्रोव आर, जो मैनग्रोव रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन और वार्म टेम्परेचर, तो मैनग्रोव को अच्छा तापमान चाहिए, ठीक है, और सौर विकिरण चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये सही है। फिर बोला मैनग्रोव जो होता है वो पोजेज एडाप्टेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉस एट द रूट लेवल। और मैनग्रोव में मैकेनिज्म होता है कि वो पानी को लॉस को कम कर ले, तो ये दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्या है, पानी को लॉस को कम कर देगा तो क्या लैटीट्यूड में उसको पानी का कमी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये बोल ही रहा है अगर कि मैंग्रोव में मैकेनिज्म होता है कि पानी का कमी को दूर करने का, तो भी सब ट्रॉपिकल एरिया में तो पानी का कमी होता ही है ट्रॉपिकल एरिया की तुलना में, लेकिन ट्रॉपिकल में मिल रहा है, सब ट्रॉपिकल में नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या कारण है, कारण इसलिए है कि इसको टेम्परेचर भी ठीक चाहिए और सोलर रेडिएशन चाहिए, पानी वानी भी ठीक ठाक चाहिए होता है, इसलिए ये वाला जो होगा गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है मैनग्रोव कैन टॉलरेट प्रोलॉन्ग फ्रीजिंग कंडीशन। बोल रहा है मैनग्रोव जो है लंबे समय तक हिमालय से नीचे को सह लेता है, अगर सह लेता तो ये ठंडे एरिया में मिलता, लेकिन नहीं सह पाता है ना, क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट और तीसरा एक दूसरे को उल्टा बोल रहा है। पहला अगर सही होगा, वार्म टेम्परेचर चाहिए, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर को वो थोड़ी सहन कर पाएगा, इसलिए तीसरा गलत है। तो विकल्प के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला सही है, तो एक स्टेटमेंट हमारा सही है, ओनली 1 होगा 33 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव आर करेक्ट। मैनग्रोव का महत्व के बारे में, मैनग्रोव प्रोटेक्ट द कोस्टलाइन फ्रॉम द स्टॉर्म सर्ज एंड इरोजन, तो मैनग्रोव तटीय क्षेत्रों को तूफानी ज्वार और कटाव से रक्षा करता है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है मैनग्रोव फैसिलिटेट सेडिमेंट डिपोजिशन एंड लैंड एक्रीशन, तो जो कि मैनग्रोव जो है समुद्र के पास होता है, समुद्र का तट में, तो जो भी नदी वदी मिट्टी अपना लेके आती है, तो ये जब पेड़ से टकराएगा मिट्टी विट्टी, आप समझिए, तो क्या होगा, उसके इर्द गिर्द, पेड़ के इर्द गिर्द जो है जमा हो जाएगा मिट्टी, और एक आइलैंड टाइप का बनेगा, जिससे सुंदरबन आइलैंड है, तो ये सही है, लैंड के निर्माण में मदद करता है। फिर पूरा मैनग्रोव जो होता है इंक्रीज करता है कोस्टल इरोजन बाय एक्सीलरेटिंग टाइडल फ्लो, तो गलत बात है। मैनग्रोव कभी भी जो है वो आपका तटीय कटाव को बढ़ावा नहीं देता है, वो तटीय कटाव को कम करता है, क्योंकि पेड़ है ना, और पेड़ पेड़ क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो कटाव को कम करता है ना कि बढ़ाता है। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, तो बोला कितने स्टेटमेंट सही है मैनग्रोव के महत्व को लेके, तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइपेरियन बफर आर करेक्ट। राइपेरियन बफर के बारे में हमने देखा था
कि जो नदी होता है जहाँ से बहता है साइड साइड में जो पेड़ होता है जो नदी को आगे मतलब फैलने से मतलब ये नदी है सीधा सीधा जा रहा है लेकिन साइड में जो पेड़ है पेड़ लगा रहता है, ठीक है, उसको राइपेरियन बफर बोलते हैं। इससे क्या होता है ये मिट्टी का कटाव को रोकता है और नदी को एक डायरेक्शन देता है कि आपको इसी ही बहना है, फ्लड व्लड को भी रोकेगा। और प्लस यहाँ पे कोई खेत है तो उस पर कोई भी न्यूट्रिएंट है जो मान लो खेत में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहा के आप इधर चला जाएगा अपने साथ फर्टिलाइजर को लेके, तो यहाँ पे वो यूट्रोफिकेशन करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो पेड़ पौधा उसको क्या करता है इस न्यूट्रिएंट को फिल्टर कर लेता है, पानी का साफ करता है। तो ये सब राइपेरियन बफर का महत्व है, ठीक है। तो उसके बारे में तो बोला राइपेरियन बफर आर वेजिटेटेड स्ट्रिप्स अलोंग रिवर एंड स्ट्रीम। बोले राइपेरियन बफर नदियों और धाराओं के किनारे स्थित वनस्पति पट्टियाँ होती है, तो ये सही है। बोला दे फिल्टर न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये कृषि अपवाद से पोषक तत्व और कीटनाशकों को छानने में सहायता करती है, तो ये भी सही है। फिर बोला राइपेरियन बफर इंक्रीजेज फ्लड इंटेंसिटी व स्पीडिंग ऑफ वाटर फ्लो। गलत बात है, बाढ़ को ये रोकता है ना, ठीक है, ना कि कम करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो विकल्प हमसे पूछा है तो कितने विकल्प सही है? दो। दो स्टेटमेंट सही है तो केवल दो होगा, ठीक है। कहीं सिंपल समझिए, कहीं पेड़ होगा तो पानी के फ्लो को कम करेगा ना, बहाव के दर को बढ़ाएगा तो नहीं, मतलब बाढ़ को कम करेगा ना, बाढ़ को बढ़ाएगा थोड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटलैंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर करेक्ट। वेटलैंड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने रिलेशन आपको बताया था, है ना, जिसमें लगभग हम लोगों ने 15-16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पढ़ा था, बताया था कैसे, तो उसी से है, सिंपल, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेटलैंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 बाय प्यूरिफाइंग फ्रेश वाटर, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? साफ पानी से और सैनिटेशन से, तो वेटलैंड मदद करता है उसमें, तो ये सही है। फिर बोल रहा है वेटलैंड सपोर्ट हाइड्रो पावर जनरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 7 है दोस्तों, वो किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। तो वेटलैंड में डैम भी शामिल होता है, तो डैम से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं ना, तो सही है ये भी। उसके बाद बोल रहा है वेटलैंड इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो वेटलैंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बढ़ाता है नहीं, इसमें प्लांट व्लांट होते हैं तो प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए ये हमारा गलत होगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को सपोर्ट नहीं करता है, करता है, ठीक है, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो दो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 36 का हो जाएगा ओनली टू बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्टिविटी पैटर्न्स इन इकोसिस्टम आर करेक्ट। तो इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी पैटर्न्स होता है उसके बारे में बोल रहा है। तो बोला मैनग्रोव जो होता है प्रोडक्टिविटी जहाँ भी लिखा हो मतलब कितना किलोग्राम मास को वो प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम में या पर यूनिट एरिया में, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बोला मैनग्रोव जो होता है द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो मैनग्रोव दोस्तों क्या होता है? इकोटोन, और इकोटोन का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, आपको ये पता है, तो सही है। बोला लेक्स जो होते हैं आर जनरली मोर प्रोडक्टिव देन ग्रासलैंड। और झील जो होता है ग्रासलैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, गलत बात है। झील तो मैंने देखा आपको बताया था इसमें प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होता है, इसको हमने कंपेयर भी किया था वेटलैंड से, ठीक है। और देखिए लेक जो होता है वो आपका इकोटोन नहीं है लेकिन ग्रास लैंड जो इकोटोन है, इसलिए ग्रासलैंड का प्रोडक्टिविटी लेक से अधिक होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है एस्चुरी जो होता है उसका हाई प्रोडक्टिविटी होता है ओपन ओशियन में, तो सही है, खुला समुद्र की तुलना में, महासागर की तुलना में एस्चुरी का ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया भी था, और ये इकोटोन भी है, इसलिए भी ज़्यादा होता है। तो पहला दूसरा सही है, कितने स्टेटमेंट सही है? तो केवल दो होगा, 37 का हो जाएगा ओनली टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटलैंड आर करेक्ट। वेटलैंड के बारे में है, और वेटलैंड रिड्यूस द अर्बन फ्लडिंग बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर। तो वेटलैंड में क्या होता है? तालाब वालाब होता है, चाय का, उसके बाद बागान वागान होता है, खेत वेत होता है, डैम होता है, तो वो क्या करेगा? बाढ़ अगर अगर वेटलैंड कहीं नहीं होगा तो नदी का पानी डायरेक्ट जो है शहर में चल जाएगा और बाढ़ हो जाएगा, वेटलैंड में स्टोर अगर नहीं होगा, वेटलैंड नहीं रहेगा तो स्टोर नहीं होगा। तो वेटलैंड क्या करता है? शहर में बाढ़ को रोकता है एक्सेस पानी को स्टोर करके, तो ये सही है। फिर बोल रहा है कि वेटलैंड जो है वो प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड टू ओवर ए बिलियन पीपल, मतलब 100 करोड़ लोगों को लगभग देता है हमारा जीवन यापन। तो देखिए खेती वेती जो हो गया चावल का और ये पूरे विश्व में बोल रहे हैं, तो विश्व में का जनसंख्या 800 करोड़ है, तो 700-800 करोड़, तो उसमें 100 करोड़ लोगों को तो सपोर्ट कर ही रहा होगा, मछली पालन में, एग्रीकल्चर करने में, टूरिज्म में, है ना, पानी के सप्लाई में लगभग सपोर्ट करता ही है, कोई बात नहीं है, तो सही बात है ये। फिर बोल रहा है वेटलैंड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है लिटिल टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नहीं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में तो वेटलैंड का बहुत रोल होता है, इकोटोन होता है, तरह तरह के यहाँ पे स्पीसीज आपको मिलेगा, है ना, मिट्टी के इरोजन को रोकता है, पानी को प्यूरिफाई करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है उसको साफ करता है, तो बहुत रोल होता है। नहीं रोल होता है तो गलत हो जाएगा ये। तो बोल रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं विकल्प के अनुसार? ठीक है, ओनली टू होगा आंसर हमारा, केवल दो, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं,
बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काउजेज ऑफ वेटलैंड डिप्लीशन आर करेक्ट। तो वेटलैंड का जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो बोल रहा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड डोमेस्टिक सीवेज कंट्रीब्यूट टू वेटलैंड पोल्यूशन। तो जो कचरा निकलता है उद्योग का और डोमेस्टिक, अगर डायरेक्ट उसको आप वेटलैंड में डालेंगे तो वेटलैंड को नुकसान होगा, तो ये सही है। फिर बोल रहा है ओवर ग्रेजिंग इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी ऑफ वेटलैंड टू इरोजन। वेटलैंड दोस्तों में अगर दोस्तों पेड़ पौधा होता है, अगर उसको ज़्यादा चराई होगा, जानवर चरने लगेगा तो पेड़ पौधा गायब होने लगेगा, कम हो जाएगा। तो वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगा और वेटलैंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज चैनल रीस्टोर नेचुरल वेटलैंड हाइड्रोलॉजी। बोल रहा है कि अगर आप जल निकासी नहर का निर्माण करते हैं तो प्राकृतिक जल विज्ञान को पुनर्स्थापित करता है। तो देखो दोस्तों, जो भी आप आर्टिफिशियल चीज़ बना रहे हैं, नदी जो ऐसे फ्लो कर रही थी, आपने इसमें एक नहर निकाल दिया, तो नदी में जो पानी था वो कम हो गया। ठीक है, पानी नदी का अपना कैपेसिटी होता है कि वो कचरा को खुद साफ कर लेगा, लेकिन अभी के नदी में देखिए इतना ज़्यादा नहर हो गया और बाकी सारा चीज़। तो अब देखेंगे यमुना से बहुत सारा नहर निकल गया है। तो अब देखिए यमुना का पानी एकदम धीरे धीरे बहता है, तो नदी, और वहीं गंगा का पानी से उतना नहर नहीं निकला है। तो गंगा जो है बहुत तेज़ी से बहती है, अपने को खुद साफ कर लेती है ये, और उतना ज़्यादा गंगा को साफ करने का आवश्यकता नहीं होता। लेकिन अब यमुना का देखिए, ठीक है, उतना लंबी है भी नहीं, फिर भी जो है इसको साफ करने का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि बीच-बीच में इतना इंडस्ट्री का कचरा है, और प्लस बहुत ज़्यादा उसमें कैनाल निकला हुआ है। जैसे आप जो स्वेच वो जो सुनते हैं कैनाल, है ना? हरियाणा-वरियाणा में बहुत सारा चीज़ में, ठीक है? तो वो सब कैनाल जो है यमुना से ही निकला हुआ है, बहुत सारा, है ना? उसके कारण जो नदी का खुद का पानी का क्षमता वो कम हो जाएगा और वो साफ़ नहीं कर पाएगा, और वेटलैंड को भी नुकसान होगा, ठीक है? तो जब ड्रेनेज चैनल हम लोग बनाते हैं तो नेचुरल इको वेटलैंड जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसको कमज़ोर करता है। जो भी आर्टिफ़िशियल चीज़ आप बनाइएगा तो नेचुरल से खराब ही रहेगा वो, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ऐसे मान लीजिए कहीं जंगल था, आप उसको काट के पार्क बना दीजिए, तो जंगल का जो रोल होगा ऑक्सीजन को स्टोर करने का आपको, ठीक है, और भी पानी को बादल बनाने का, तरह-तरह का बायोडायवर्सिटी का, वो कोई बगीचा या कोई बाकी चीज़ नहीं कर पाएगा। ये आप भी जानते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोल रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिटिगेशन ऑफ नेशनल वेटलैंड डिस्ट्रक्शन आर करेक्ट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कथन आर्द्रभूमि विनाश के निवारण के उपायों के बारे में सही है। बोल रहा है प्रिवेंटिंग इन्वेसिव स्पीसीज इज एन इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन मेजर। बोल रहा आक्रामक प्रजातियों को रोकना एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय है। ठीक है, तो वेटलैंड को अगर हम बचाना चाहते हैं तो इन्वेसिव स्पीसीज को रोकना पड़ेगा, तो ये सही है। फिर बोल रहा है ट्रीटिंग न्यूट्रिएंट रिच इनफ्लो कैन कंट्रोल यूट्रोफिकेशन। बोल रहा है पोषक तत्व जो पानी में मिलने वाला था उसको अगर हम निकाल के डालेंगे तो वेटलैंड में यूट्रोफिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो ये भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, बोला कंट्रोलिंग द अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर इम्प्रूव्स द वेटलैंड हेल्थ। बोल रहा है असतत जलीय कृषि को बढ़ावा देने से आर्द्रभूमि स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो अनसस्टेनेबल करोगे, अनसस्टेनेबल तो अच्छा नहीं होता है, सस्टेनेबल कीजिए तो वेटलैंड को सपोर्ट करेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो विकल्प कौन सा विकल्प सही है? दो हमारा स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसा करते हैं कि हम जो क्लास जो लेते हैं ना, वो छोटा-छोटा आपका लेते हैं, ठीक है? 15-15 मिनट का। इससे क्या होगा कि आप उसको बार-बार करके भी देख सकते हैं, ठीक है? तो छोटा-छोटा क्लास लेते हैं, क्वेश्चन तो डिस्कस होगा ही, लेकिन एक दिन में हो सकता है 4-5 क्लास इस टाइप का आपका आएगा, रात में। जैसे 8 बजे कोई आ जाएगा, कोई साढ़े 8 बजे आ जाएगा, कोई 9 बजे, कोई साढ़े 9 बजे, इस तरह का, ठीक है? नहीं, छोड़ देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं प्रोग्राम में, रहने देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको रोक के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीसीए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम आर करेक्ट। ठीक है, तो राष्ट्र जो हमारा योजना है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण करने का है, जिसको एनपीसीए बोलते हैं, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है? बोला एनपीसीए वाज फाउंड बाय द मर्जिंग एनएलसीपी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, सॉरी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दोनों को मर्ज करके एनपीसीए बना है। तो ये मैंने आपको बताया था, हाँ भाई ये सही है। तो एनएलसीपी जो है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, और एनडब्ल्यूसीपी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दोनों को मिला के एनपीसीए बना हुआ है, ये हमारा सही है। फिर बोला अंडर एनपीसीए द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजेस ऑल वेटलैंड, तो गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी वेटलैंड को मैनेज नहीं करता है, किसके पास जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टेक्निकल या वित्तीय सहायता देता है, पूरा मैनेज करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी है। बोला क्राइटेरिया यूज्ड अंडर एनपीसी आर सिमिलर टू रामसर, तो रामसर के तहत जो क्राइटेरिया है वेटलैंड को डिसाइड करने का कि वेटलैंड होगा या नहीं, वही हमारा
एनपीसीए भी फॉलो करता है। तो ये सही है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी देखो रामसर क्राइटेरिया पे साइन कर चुका है 1980s के डिकेड में। तो जो भी हम बनाएंगे वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए वो आपका रामसर का तो फॉलो करेंगे ही क्योंकि हमने इसको साइन किया है। तो 1 और 3 हमारा सही है। कितने स्टेटमेंट सही है? तो केवल 2 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड रूल 2017 के बारे में दोस्तों बोल रहा था, वेटलैंड रूल रिप्लेस द वेटलैंड रूल ऑफ 2010। तो 2010 में हमारे पास वेटलैंड रूल था, उसको 2070 के रूल ने रिप्लेस किया था। ये स्टेटमेंट सही है, मैंने पढ़ाया अभी आपको। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर empowered टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई वेटलैंड। तो हाँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो आइडेंटिफाई कर सकते उसको पावर दे दिया गया। पहले सेंटर के पास पावर था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर अब यूटी को भी दे दिया गया। 2017 रूल में स्ट्रेंथन द अपीलेट मैकेनिज्म फॉर ग्रीवांस, गलत है। इसमें शिकायत निवारण हेतु अपील तंत्र को सुदृढ़ नहीं किया गया बल्कि कमजोर किया गया है ना? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कंट्रोल कम कर दिया गया है। ठीक है, ओवरसाइट मैकेनिज्म कम किया है ग्रीवांस रिलेटेड, ना कि मजबूत किया है। तो ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? 2 स्टेटमेंट सही है तो केवल 2 होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी आर करेक्ट। ये भी हमने देख लिए हैं। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेटलैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। हाँ, वेटलैंड को मैनेज करता है, प्रबंधन करता है, प्लानिंग करता है। और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है उसको एक डिजिटल इन्वेंट्री बनाना है हर 10 साल में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है 10 ईयर इंटरवल नहीं, हाँ उसको बनाना है लेकिन 10 साल में बनाना है, ये ऐसा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि 10 साल में उसको करना पड़ेगा है ना, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को। वो अपने स्टेट में जितना भी वेटलैंड है उस राज्य में उसको इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सूची बनाना पड़ेगा डिजिटली, हर 10 साल में करना है उसको। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, ये पढ़ाए हैं हमने। आगे जब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पहले हमने नोट्स को अच्छे से पढ़ा दिया था, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो उसके बाद है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कैन नॉट प्रोहिबिट एनी एक्टिविटी विद इन वेटलैंड। और वेटलैंड के अंडर में जो भी एक्टिविटी उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता, कर सकता हमने देखा था। ठीक है, तो ये गलत होगा। तो कौन से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो केवल 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर वेटलैंड रूल 2070 आर करेक्ट। तो 2070 रूल के अंडर में बहुत सारे एक्टिविटी को वेटलैंड में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो किसको किया गया उसके बारे में है। बोल रहा है परमानेंट कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर बोट जेटी। तो बोल रहा है बोट जेटी को छोड़ के परमानेंट कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, अस्थायी परिवर्तन मतलब ये निर्माण। तो ये सही है। बोल रहा है डंपिंग ऑफ एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट परमिटेड इफ ट्रीटेड। बोला अगर कोई कंस्ट्रक्शन वेस्ट है या डंपिंग वेस्ट है, ठीक है, उसको डेमोलिशन वेस्ट है उसको डंप कर सकते हैं लेकिन ट्रीट करने के बाद। तो ये गलत है। कोई भी डंपिंग वेस्ट, डेमोलिशन वेस्ट या कंस्ट्रक्शन वेस्ट को नहीं आप वेटलैंड में डाल सकते हैं, पर चाहे वो उसका ट्रीटमेंट हो या ना हो। ठीक है, लेकिन वही है जो एफ्लुएंट है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, अगर इंडस्ट्री का कचरा है उसको ट्रीट करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर अनट्रीटेड है, उसने आपका उसका निर्वहन, अगर वो अनुपचारित है तो उसका आप प्रोहिबिटेड है वो। ठीक है, तो ये एकदम सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा? ओनली 2। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 44 का हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है रामसर कन्वेंशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? बोल रहा है द फॉलोइंग रामसर कन्वेंशन जो है वो साइंड हुआ था ईरान में 1971 में। ठीक है, ये हुआ था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद बोल रहा है कि वेटलैंड डे को हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी सही है। बोल रहा है इंडिया ने इसको 1982 में साइन किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, तो ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? सभी के सभी सही है, तो केवल सभी 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब। तो ऑल 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग रामसर वेटलैंड आर करेक्ट। तो रामसर का जो आर्द्रभूमि है उसको पहचान का जो मानदंड है, क्राइटेरिया है, उसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? कितने स्टेटमेंट सही है? पहला बोल रहा है वेटलैंड सपोर्टिंग, उसमें कम से कम 20,000 या उससे अधिक का पक्षी होना चाहिए, वाटर बर्ड जल पक्षी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा था, यहाँ सही है। उसके बाद कम से कम उसमें जितने भी स्पीसीज मिल रहे हैं उसमें 1% स्पीसीज वहाँ पे मिलना चाहिए, ये भी हमने देखा था, हाँ सही है। फिर बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ इंडिजिनियस फिश स्पीसीज एलोन इज सफिशिएंट फॉर आंसर। तो बोल रहा है सिर्फ देसी मछली होगी तो नहीं होगा, उसका देसी मछली के साथ, ठीक है, उसका पारिस्थितिक महत्व भी होना चाहिए उस मछली का, उस स्पीसीज का। सिर्फ मछली हो जाने से नहीं हो जाएगा,
तो दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओनली टू। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ये भी हमने पढ़ाया है आपको। पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड आर करेक्ट। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वैरायटी ये लिस्ट ऑफ रामसर साइट फेसिंग इकोलॉजिकल चेंज। हाँ, इसमें कोई इकोलॉजिकल चेंज हो रहा है, मानव का इंटर इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, जो डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रखते हैं, ये सही है। फिर बोल रहा है साइट्स लाइकली टू फेस इकोलॉजिकल चेंज इन फ्यूचर में भी इंक्लूडेड। जो लग रहा है कि फ्यूचर में भी जिसमें डैमेज हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बोल रहा है इंक्लूजन इन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोल्यूटेड रामसर साइट। तो क्या जितने भी रामसर साइट है, सबको इसमें शामिल किया जाता है जो पोल्यूटेड है? नहीं, वो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, कि आप उसमें शामिल कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। जो जिस देश में है उसको लग रहा है कि वहाँ का रामसर साइट पोल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, वो रिक्वेस्ट करेगा और फिर जाकर रामसर में उसका डिसीजन होगा। मतलब रामसर का कन्वेंशन का जब मीटिंग होगा तब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, और फिर जब डिसाइड होगा कि उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। इसलिए ये वाला नहीं होगा कि कंपल्सरी नहीं है कि जो पॉल्यूटेड है उसको आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। 47 का जो है कितने स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू होगा, ठीक है, तो ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स आर करेक्ट। तो जो ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट मतलब क्या हुआ, जो एक से अधिक देश में है, जिसका सीमा जो है मतलब एक से अधिक देश में, उसको ट्रांस बाउंड्री बोलते हैं। हमने डिस्कस कर लिया पहले। और सच साइट में बी डेजिग्नेटेड ज्वाइंटली बाय नेबरिंग कंट्री। तो जो नेबरिंग कंट्री है दोनों मिल के उसको डेजिग्नेट करते हैं, तो ये सही है, कर सकते हैं। फिर बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री साइट इज कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिवली है, चूंकि दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों उसको कोऑर्डिनेट करके उसका प्रबंधन करेगा, ये भी सही है। फिर वो ट्रांसबाउंड्री साइट्स मस्ट हैव आइडेंटिकल वेजिटेशन टाइप अक्रॉस द बॉर्डर। तो क्या दोनों में तरफ वेजिटेशन सेम होना चाहिए? नहीं। मान लीजिए कोई जैसे कि हमारा सुंदरबन है, तो सुंदरबन जो रामसर साइट है, सुंदरबन का टू 2/3 जो एरिया है वो आपका बांग्लादेश में है, और 1/3 जो रामसर सुंदरबन का जो एरिया है वो आपका इंडिया में है। तो क्या जो 2/3 पार्ट जो सुंदरबन में है, तो उसमें जो वेजिटेशन मिलता है, क्या सेम वेजिटेशन इंडिया में मिलना चाहिए क्या? वो बोल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वेजिटेशन अलग-अलग हो सकता है। हम लोग सिर्फ़ वेजिटेशन के आधार पे थोड़ी रामसर साइट को बाँट रहे हैं कि ट्रांस बाउंड्री है तो दोनों का सेम-सेम होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, फालतू स्टेटमेंट है ये। तो ये गलत हो गया। तो विकल्प कौन-सा, कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो क्या, ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही है तो ओनली 2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिलीशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ रामसर साइट्स आर करेक्ट। बोल रहा है निम्नलिखित में से कितने कथन रामसर साइट के विलोपन या प्रतिबंध के बारे में सही है। तो बोल रहा है कि रामसर साइट में बी डिलीटेड ओनली फॉर अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट। पर रामसर साइट को तभी डिलीट किया जाएगा, मतलब रामसर साइट को अगर आपको हटाना है तभी हटेगा जब बहुत ही अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट हो। तो सही बात है, तभी तो हटेगा ना, ऐसे थोड़ी मज़े मज़े मज़ा आ रहा है तो हटा दिए, वैसा नहीं होगा ना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंपल्सरी क्रिएशन ऑफ सिमिलर वेटलैंड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिलीशन। बोल रहा है, आज मैंने बताया भी था, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेम चीज़ आपको वैसा फॉरेस्ट या वैसा वेटलैंड आपको दूसरी जगह क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये भी सही है, तभी आप हटा सकते हैं। तो जो कि इतना डिफ़िकल्ट है कि नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए तभी हटेगा, फिर सेम आपको उतना उसी टाइप का क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत कम ही वेटलैंड को अभी तक डिलीट किया जा चुका है। और रामसर साइट से फ्रीक्वेंटली डिलीटेड, तो फ्रीक्वेंटली थोड़ी अक्सर हटाया जाता है, थोड़ी है, बहुत रेयरली होता है ये। तो ये गलत हो गया। तो पहला दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी आर करेक्ट। जो बायोडायवर्सिटी है उसके बारे में कितने स्टेटमेंट सही है। बोला बायोडायवर्सिटी इंक्लूड डाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पीसीज इकोसिस्टम लेवल। तो मैंने आपको बताया था जैव विविधता में चाहे आनुवांशिक जैव विविधता हो, प्रजाति हो या पारिस्थितिकी तंत्र हो, तीनों का सब शामिल होता है। और टेरेस्ट्रियल रेन फॉरेस्ट का हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में, तो हाँ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ में, कोरल रीफ ये सब का भी होता है। बोला बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ प्लांट और एनिमल होता है, गलत बात है। प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी सब होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली हमारा 2 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा 50 का ओनली 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटल स्पीसीज एस्टिमेट ऑन अर्थ आर करेक्ट। तो पृथ्वी पे जितने भी स्पीसीज हैं उसके अनुमान के बारे में हमारा प्रश्न है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी हमने पढ़ा लिया है, दिया है आपको। द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ इज 87 लाख। मैंने बताया था 87 लाख स्पीसीज पूरे अनुमानित हैं, तो ये सही है।
ठीक है, और मैक्सिमम की इसमें किया है इंसेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका एनिमल है और फिर प्लांट। फिर बोल रहा है अबाउट 65 जो स्पीसीज है, 65 लाख वो जो है वो लैंड में होता है, और 22 लाख ओशियन में, ये भी सही है। और फिर बोल रहा है 80% जो मेरीन स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया जा चुका है, गलत बात है। हमने देखा था कि जो मेरीन स्पीसीज है लगभग उसका 10-12% हुआ है, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल का भी ज़्यादा नहीं हुआ, ये हमने देख लिया था। 80% स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके हैं, नहीं है बहुत सारा स्पीसी अभी तुम जितना डिस्कवर किया वो बहुत ना के बराबर है। बाकी स्पीसीज को तो हम लोग को जान डिस्कवरी नहीं कर चुके हैं, खोज ही नहीं पाए है ना, जो है भी, जो है मतलब खोज नहीं पाए, तो ये गलत होगा। तो कितने स्टेटमेंट सही थे? दो सही था, आंसर हो जाएगा केवल तो बी। ठीक है, आगे देखेंगे। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52 है, बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीसी, अभी तक जितने स्पीसी डिस्कवर हुए उसके बारे में। बोल रहा है लगभग 12 लाख स्पीसी जो है वो साइंटिफिकली उसका नाम हो चुका है, हमने पढ़ा था, हाँ भाई हो चुका है। बोला 70% जितने भी रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं वो एनिमल है, ठीक है, 70% स्पीसीज एनिमल है, बाकी प्लांट्स ये सब है। ठीक है, बोला फंगी सबसे ज़्यादा स्पीसीज में सबसे ज़्यादा, गलत है, फंगी नहीं है, क्या है, इंसेक्ट है, ये हमारा गलत होगा। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 53 है, और हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीसीज रिचनेस एंड इवेंटनेस आर करेक्ट। स्पीसीज रिचनेस और इवेंटनेस के बारे में हमने पहले देख लिया है कि नहीं देखा है। तो बोल रहा है कि स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, कितना टाइप का स्पीसीज वहाँ मिल रहा है, और इवेंटनेस मतलब क्या होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है कि अनइक्वल है, कैसा है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि, ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि स्पीसी रिचनेस रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसी, हाँ स्पीसी रिचनेस में नंबर ऑफ स्पीसी जो होता है ये ठीक है। दूसरा बोल रहा है स्पीसीज इवेंट बताता है कितना उसका अबंडेंस है, कैसा उसका इक्वालिटी है अनइक्वालिटी है उसका, बता सही है। और हाई इवेंटनेस मीन्स डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल स्पीसी, जितना इवेंटनेस जितना अधिक होगा इसका मतलब एक स्पीसीज नहीं है ना, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने बताया था यूनिफॉर्मिटी पता चलता है ना कि एक स्पीसीज का डोमिनेंस। अगर स्पीसीज इवेंटनेस जितना कम होगा उतना पता चलेगा कि एक ही वहाँ पे एक ही तरह का स्पीसीज मिल रहा है। वन होगा मतलब एक स्पीसीज मिल रहा है, ठीक है, और जीरो होगा इसका मतलब बहुत सारे स्पीसीज वहाँ पे मिल रहा है, मतलब इन्फानाइट टाइप्स का। ठीक है, टाइप्स का नहीं मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्पीसीज इवेंटनेस अगर जीरो होगा इसका मतलब कि वहाँ पे जो स्पीसीज मिल रहे हैं वो एक ही स्पीसीज है, ठीक है। और अगर हाई इवेंटनेस जो होगा बहुत अच्छा होगा, मतलब जितना संख्या अधिक होगा इसका मतलब कि वहाँ पे जो स्पीसीज है वो आपका मतलब जितना बहुत ज़्यादा तरह का वहाँ मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो है अनइक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इवेंटनेस होने से जितना अच्छा इवेंटनेस होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा है, एक स्पीसी डोमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, दो ही स्टेटमेंट सही है तो केवल दो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम दोस्तों अब। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी आर करेक्ट। हमने देख चुके हैं अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी बोल रहा है कि वो पार्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी होता है, तो ये सही है। ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम के बीच में होता है, ये सही है। और बीटा डाइवर्सिटी दो इकोसिस्टम के बीच में होता है, ये सही है। फिर गामा डाइवर्सिटी ओवरऑल होता है, तो ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? सभी के सभी सही है, तो ऑल थ्री हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जेनेटिक मतलब अलग अलग तरह का जीन का डाइवर्सिटी, जैसे बात करें चिंपैंजी होता है और आदमी होता है, दोनों का जीन लगभग 98% सेम है, 2% जीन अलग होता है, 1-2%, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं उसको। तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी मदद करता है स्पीसीज को कि इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में, ठीक है, तभी तो अलग अलग एनिमल प्लांट का जीन अलग अलग होता है ना। तभी देखिए जो बीटी कॉटन होता है उसमें हम लोग जो जीन लगा निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब बीटी कॉटन में जीन डालते हैं एक ऐसा बैक्टीरिया का जो आपका कॉटन कीड़ा को मार देता है, ठीक है ना। तो ये तो जीन अलग अलग है तभी ना उसको मदद मिल रहा है इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने में, सही है। और ह्यूमन का और चिंपैंजी का 98% जीन सेम होता है, सेम होता है। फिर बोला जो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगा तो उसे सर्वाइवल अधिक हो जाएगा, गलत बात है, जितना डाइवर्सिटी अच्छा होगा दोस्तों जीन का उतना ज़्यादा उसका सर्वाइव करने का चांस होगा, है ना। तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? 55 का आंसर हो जाएगा ओनली टू। ये सब हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था, याद करिए आप। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम अब, ठीक है। बोल रहा है कि स्पीसी डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा सही है, बोला स्पीसी डाइवर्सिटी में दोनों हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, रिचनेस और इवेनेस, तो ये एकदम सही है। ठीक है,
और स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है डिक्रीज करता है इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं। हाँ सही बात है, स्पीशीज का डाइवर्सिटी जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा, ये एकदम सही है। नेक्स्ट बोल रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होता है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर ओनली ऑन द, तो सिर्फ क्लाइमेट फैक्टर पर थोड़ी डिपेंड करता है, और भी चीज़ों पे वहाँ का टोपोग्राफी कैसे जोग्राफी कैसे उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये जो होगा वो गलत होगा। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो स्टेटमेंट सही है, तो केवल दो होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं आप। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर करेक्ट? तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर करता है वैरायटी ऑफ हैबिटेट, तो वही मतलब है इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी विविधता का मतलब ही होता है कि तरह तरह का हैबिटेट का वहाँ पे मिलना। ठीक है, तो ये सही है। और इंडिया में हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ड्यू टू वैरिड इकोसिस्टम, तो इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको इक्वल इकोसिस्टम मिलेगा, ग्रासलैंड वरासलैंड ये सब। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको इंडिया में अधिक है, सही है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट, गलत बात है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लाइमेट पे इंडिपेंडेंट थोड़ी होगा, क्लाइमेट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है ना, टोपोग्राफी पे करेगा ही करेगा, तो ये जो बोल रहा है कि नहीं इंडिपेंडेंट होता डिपेंड नहीं करेगा, तो गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है? दो स्टेटमेंट सही है तुम्हारा, बी वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडेमिज्म आर करेक्ट? एंडेमिज्म मतलब किसी भी एक तरह के प्लांट एनिमल का किसी एक एरिया में मिलना और दूसरी जगह में नहीं मिलना चाहिए। वो एरिया कोई भी हो सकता है, छोटा सा शहर से लेके गांव से लेके बड़ा सा कंट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज जो होता है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में सीमित होता है, सही है। तभी तो वो स्थानिक बोल रहे हैं ना, एक स्थान में मिल रहा है। एंडेमिक स्पीसी आर फाउंड नेचुरली एवरीवेयर, वो हमेशा हर जगह मिलता है, हर जगह मिलेगा तो फिर एंडेमिक थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया। ये बोल रहे हैं एंडेमिज्म कैन ऑकर एट स्टेट कंट्री और रीजनल लेवल, बोले राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे मिल सकता है, तो सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो कितने स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम अब। बोल रहा है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट की स्टोन स्पीसीज आर करेक्ट? की स्टोन स्पीसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो बोला की स्टोन स्पीसीज हैज ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। हाँ, इसका इको भले इसका संख्या कम होगा लेकिन इकोसिस्टम पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सही है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, है ना, केल्प फॉरेस्ट, या फिर जो आप समझिए बाग वाग हो गया, प्रेडेटर हो गया, हाथी भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज कैन कॉज इकोसिस्टम कोलैप्स, तो सही है, अगर उसको हटाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र का पतन हो जाएगा। कैसे होगा ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पे, इसलिए हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं, फिर उसको यहाँ पढ़ाना फिर रिपीटेशन होगा, आपको भी सुनने में बोर लगेगा और फिर मेरा समय भी लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप पूरा सीक्वेंस वाइज शुरू से क्लास देखिए, तब आपको मजा आएगा। बीच बीच में देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्तों। फिर पूरा और प्रीडेटर की स्टोन स्पीसीज, जितने प्रीडेटर होते हैं वो की स्टोन स्पीसी होते हैं, सभी प्रेडेटर की स्टोन स्पीसी नहीं होंगे, है ना, कुछ ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू होगा। ये आप ये मत समझिएगा कि हम सब सारा आंसर ओनली टू आ रहा है तो हम भी ओनली टू मारेंगे, नहीं, आपको ध्यान से पढ़ के करना है, तुक्का नहीं मारना है फालतू का। इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में, इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं, संकेतक स्पीसीज जो किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ को बताता है। ठीक है, पर इंडिकेटर स्पीसीज रिफ्लेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, था पारिस्थितिकी स्थितियों को प्रदर्शित करता है, सही है। वहाँ पे पॉल्यूशन है कि नहीं, पानी साफ है कि नहीं, ये सब दिखाता है। बोला दे आर हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज, तो इन्वायरमेंटल चेंज पारिस्थितिक परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, ये भी सही है। और इंडिकेटर स्पीसीज को इन्वेसिव भी बोलते हैं, गलत है, इन्वेसिव स्पीसीज अलग होता है, इंडिकेटर स्पीसीज अलग होता है। तो आंसर क्या होगा? ओनली टू। मेढक वेढक हो गया, ये सब क्या इंडिकेटर स्पीसीज है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, देखते हैं 60 का आंसर क्या होगा? ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, बोल हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडेमिक स्पीसीज आर करेक्ट? स्थानीय प्रजाति के बारे में बोल रहा है, एंडेमिक स्पीसी रिस्ट्रिक्टेड टू ए जोग्राफिकल रीजन, हाँ कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये सही है। बोल रहे एंडेमिक स्पीसीज कैन नॉट नेचुरली ऑकर एल्सवेयर, बोल रहा कहीं और भी वो नहीं दिखेगा नेचुरली, आप आर्टिफिशियल रूप से ला सकते हो, वैसे कि कोई एंडेमिक स्पीसीज अगर है, मान लो जैसे रेड पांडा, वो आपको मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, उसको आप उठा के चिड़ियाघर में ला सकते हो, लेकिन आप ला रहे हो, नेचुरली नहीं मिलता है वो, तो ये सही है। ठीक है, नेचुरली नहीं मिलेगा, आप आर्टिफिशियली ला सकते हो। और लायन टेल मकाक और नीलगिरी ताहा जो है ईस्टर्न घाट में मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लायन टेल मकाक का मैंने बताया था पश्चिमी घाट में, और नीलगिरी ताहा ये सब पश्चिमी घाट में, ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो कितना स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट सही है, आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओनली टू। ठीक है, ओनली टू, तो ये ओनली टू इसका
तो ये हो जाएगा 61 का आंसर है ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बोल रहा है कि इन्वेसिव स्पीसीज जो है तो एलियन स्पीसीज उसके बारे में। बोल रहा है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इंटेंशनली, जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया होता है या फिर अनजाने से भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही है। फिर बोल रहा है दे मल्टीप्लाई रैपिडली, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और नेटिव स्पीसीज जो देसी प्रजाति है उसको पीछा छोड़ देता है। सही है। बोल रहा है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जनरली इंक्रीज द लोकल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, ये तो इन्वेसिव है ना, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देगा और खुद ही ग्रोथ होने लगेगा ज़्यादा, अपने बाकी को मार देगा। तो ये जो है वो गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 हमारा सही हो जाएगा। 62 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ओनली 2 बी। क्वेश्चन नंबर 60 हम 3 देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लैगशिप स्पीसीज आर करेक्ट। तो फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो बोल रहे फ्लैगशिप स्पीसीज आर सेलेक्टेड फॉर देयर पब्लिक अपील एंड अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, जन आकर्षण की क्षमता और आकर्षक स्वरूप के लिए उसको चुना जाता है। बोल रहा फ्लैगशिप स्पीसीज आर चूजन टू प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली, फिर इंटायर इकोसिस्टम को करते हैं कंजर्व करने के लिए। नहीं, हम लोग फ्लैगशिप स्पीसीज को चुन रहे हैं तो उससे कंजर्वेशन होगा, लेकिन उसको बचाने से ही पूरा इकोसिस्टम बच जाएगा ऐसा नहीं है। वो तो जनरली हम लोग उसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं कि नहीं, या फिर की स्टोन स्पीसीज। तो ये जो है वो गलत हो गया। ये बोला टाइगर और जायंट पांडा एग्जाम्पल है फ्लैगशिप स्पीसीज का, तो ये सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अम्ब्रेला स्पीसीज कंजर्व करता है, हेल्प प्रोटेक्ट मेनी अदर स्पीसीज, अगर उसको आप बचाइएगा तो और भी स्पीसीज बचेगा। सही है। फिर अम्ब्रेला स्पीसीज सिलेक्टेड मेनली फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड कंपेन, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए चुनते हैं, नहीं पब्लिक अवेयरनेस के लिए तो हमने देखा फ्लैगशिप स्पीसीज को चुनते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर बोला प्रोटेक्टिंग टाइगर ऑल्सो सेफ गार्ड मेनी अदर फॉरेस्ट, जंगल अगर बाघ को बचाएगा तो बाकी भी बचेगा। ठीक है, तो बाघ जो है अम्ब्रेला स्पीसीज भी है और ये आपका की स्टोन स्पीसीज भी है। तो जो 64 का जो आंसर होगा, ठीक है, वो दो ऑप्शन सही है, 1 और 3। तो आंसर कितने स्टेटमेंट सही है, 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडेशनल स्पीसीज कर, फाउंडेशनल स्पीसीज किसको बोलते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स को बोलते हैं, जो पूरा इकोसिस्टम जिससे शुरू ही होता है। ठीक है, बोला फाउंडेशनल स्पीसीज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होता है। सही है। दे हेल्प क्रिएट एंड मेंटेन द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण और संरक्षण में मदद करता है, ये सही है। और कोरल जो है, कोरल आपको पता है खाना अपना खुद बनाता है, जू जंतुले अलगी की मदद से, और फाउंडेशनल स्पीसीज है, ये सही है, समुद्र में ये रहता है। उसी तरह लैंड में भी आपका देखिएगा पेड़ पौधा घास फूस वो सब क्या है, फाउंडेशनल स्पीसीज है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी 3, है ना। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों, बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में है ना, जैव अन्वेषण, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बायो प्रोस्पेक्टिंग इन्वॉल्व सर्चिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर यूजफुल जेनेटिक रिसोर्स। सही बात है, जैव अन्वेषण में उपयोगी आनुवंशिक संसाधनों की खोज ही आपको क्या कहलाता है, जैव अन्वेषण। बोल रहे थ्रू डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, जैव खोज करके फिर हम लोग क्या करते हैं, दवा वो से बनाते हैं। सही है। बोले बायो प्रोस्पेक्टिंग इज प्राइमरली एम्ड एट प्रिवेंटिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन, बायो प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करते हैं ताकि विलुप्ति होने से बचाया जा सके। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि बायो प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ढूंढते हैं कि वो जो प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उसका क्या क्या यूज है, ये नहीं कि बचाने के लिए नहीं करती, इसलिए ये गलत होगा। तो कितने स्टेटमेंट सही है, 2, तो केवल 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, तो इसका हो जाएगा केवल 2, ठीक है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बोल रहा है कि बायो पायरेसी के बारे में क्या है। बायो पायरेसी मतलब जब आप किसी के बायोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यूज चोरी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो नीम का इतना सारा यूज है, लेकिन आप उसको यूज कर ले रहे हैं लेकिन सामने वाले को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं जिससे आपने वो ज्ञान लिया है, तो उसको हम लोग बायो पायरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो बायो पायरेसी इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, तो सही है। अनुवांशिक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग, जो उपयोग नहीं था फिर भी आपने चोरी से उसका यूज कर लिया, वही चोरी कहलाता है ना, ये सही है। फिर बोल रहा है इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफन रिसीव देयर फेयर कंपेंसेशन, स्वदेशी समुदाय को प्रायः उचित मुआवजा मिलता है जैव चोरी में, मुआवजा नहीं मिलता है तभी तो उसको चोरी बोलते हैं ना। फिर नीम एंड टर्मरिक हैव बीन टारगेट ऑफ बायो पायरेसी, तो नीम और हल्दी जैव चोरी के लक्ष्य रहे हैं। इसी को ज़्यादा चोरी करते हैं वो लोग, इन्फॉर्मेशन का, और गलत यूज करते हैं, और इंडिजिनस कम्युनिटी को उसका बेनिफिट नहीं देता है। दवा बेच देगा इसका ज्ञान को यूज करके, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिजिनस कम्युनिटी को नहीं देगा। आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया करेक्ट, बायोडाइवर्सिटी जो है भारत का, ठीक है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है इंडिया में जितने भी ग्लोबल स्पीसीज विश्व के हैं उसमें 7 to 8% मिलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या दोस्तों सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है इंडिया में
का जो लैंड है पूरे विश्व का लैंड का 2.4% है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है भारत में जितने भी पक्षी हैं उसमें 50% से अधिक पक्षी जो एंडेमिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका भारत में ही रहता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, भारत में स्पीसीज है, पक्षी उच्छी है, लेकिन सब वो भारत में ही 50% मिल रहा है, वो गलत हो जाएगा कहना। ठीक है ना। चलिए, तो अब वैसे सोच भी सकते हैं क्या इंडिया में जो पक्षी है उसका जितना भी पक्षी है उसका 50% सिर्फ भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलता है, ऐसा तो गलत है कहना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बायोजियोग्राफिक रिल्म के बारे में। तो बायोजियोग्राफिक रिल्म कितना है दोस्तों, भारत में 2 है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो बोला हिमालयन रीजन फॉल अंडर द पेलियार्कटिक, तो हिमालयन रीजन पेलियार्कटिक में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। 2 हमारा बायोजियोग्राफिक रिल्म है, एक है पेल आर्कटिक और दूसरा इंडो हिमालयन। तो बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जितना भी भारत बच गया वो मलायन में आता है, वो सही है। फिर इंडिया जो है वो बोल रहा है कि सिंगल बायोजियोग्राफिक रिल्म है, नहीं, 2 हमने 2 में है ना, एक है आपका पेल आर्कटिक और दूसरा है हमारा इंडो मालियन रिल्म, तो ये गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही है, 2। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, तो 69 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, बोल रहा है बायोम्स के बारे में। ठीक है, तो भारत में कितने बायोम है, मोटा मोटी आप समझिए 10। ठीक है, तो बोल रहा है इंडिया आज 5 मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, तो गलत है, भारत में कितने बायोम है, 10 है। ठीक है, तो बोल रहा है वाटर सॉरी वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉर्म वन ऑफ द इंडियाज बायोम, बोला भारत के बायोम में से वार्म डेजर्ट है और हमारा सेमी डेजर्ट है। ठीक है, तो ये सही है। ये बोल रहा है इंडिया डज नॉट हैव अल्पाइन मीडो, अल्पाइन मीडो नहीं, अल्पाइन मीडो जो ग्रास होता है वो ठंडे एरिया में मिलता है, बहुत ठंडा, तो इंडिया में ठंडा एरिया नहीं है क्या है, पहाड़ों वहाड़ में ठंडा रहता है, तो इसलिए बोल रहा है नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। कितने स्टेटमेंट चाहिए, केवल एक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बोल रहा है इंडिया में दोस्तों 10 बायोम है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, एक बार हम इसको दोबारा कंफर्म करते हैं, रुक जाइए देखते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा, इंडिया में जो है बायोजियोग्राफी जो बायोम है, 5 बायोम है इंडिया में। ठीक है, जोन जो है वो 10 है, इंडिया में 10 जोन है, 5 बायोम है इंडिया में, 10 देखिए, 2 रिल्म है। ठीक है, 5 आपका बायोम है और 10 जो है वो जोन है। और प्रोविंस कितना है, प्रोविंस है आपका 25 प्रोविंस है। ठीक है, तो याद रहेगा, 2 रिल्म, 5 बायोम, 10 जो है वो जोन और 25 प्रोविंस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो बोल रहा है इंडिया में 5 बायोम है, हाँ इंडिया में 5 बायोम हमने भी देखा था। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में आदमी सबको भूलने का चांस होता है। ठीक है, जैसे हमने उतना पढ़ाया है, फिर भी कभी कभी डेटा आदमी भूल जाता है। कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में आपको पूरा बता दूंगा। हाँ, कुछ डेटा होगा तो वो सब तो आपको भी पता है कि दोस्तों उतना पॉसिबल नहीं होता है याद रखना। ठीक है, तो चलिए, तो पहला दूसरा जो है वो सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, बोल रहा है बायोजियोग्राफिक जोन के बारे में, कितने हैं, 10। और इंडिया में 10 जोन है, वो सही है। 25 प्रोविंस है, सही है। और जो जोन होता है वो क्लाइमेट, वेजिटेशन और फौना के आधार पर होता है, तो ये सही है। ठीक है, तो तीनों का तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा 71 का ऑल 3 सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, तो ऑल 3 है इसका। फिर बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में, बोल रहे तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नॉर्मन मेयर ने दिया था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सही है। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में कम से कम जो है 1500 ऐसे प्लांट होना चाहिए जो वहीं पे मिले और वेस्कुलर होना चाहिए, सही हमने देखा था। और कम से कम उसका कितना परसेंट एरिया डैमेज हो जाना चाहिए, 70%, ना कि 50%, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कितने स्टेटमेंट सही है, 2, तो केवल 2 होगा, 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट करंट। फिर से वही क्वेश्चन हॉट स्पॉट के बारे में बोल रहा है कि भारत विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो ठीक है ये बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पूरे अर्थ के एरिया का 2.5% है, हमने बताया था कि लगभग 2.5% के आसपास है, जितना वर्ल्ड का एरिया का इंडिया है उतना बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पूरे वर्ल्ड का है। पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट सपोर्ट मोर देन 50% ऑफ द प्लांट स्पीसीज, जितने भी प्लांट स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में है उसमें से 50% से अधिक स्पीसीज जो है प्लांट का वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, मतलब जो 36 साइट है जो पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आगे हम देखेंगे, तो ये सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, तीनों का तीनों सही है। आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा ऑल 3। नेक्स्ट है देख क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, सही है। बोल रहा है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक सिंगल है, हाँ है।
वेस्टर्न घाट और श्रीलंका जो एक सिंगल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सही है। ठीक है। और निकोबार जो है वो सुंदरलैंड में है, और अंडमान किस में है, वो आपका हिमालयन इकोसिस्टम में आता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, है ना। तो भारत में चार चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट है, जिसमें आपका श्रीलंका विलंका आ जाता है। ठीक है। अंडमान है, जो आपका हिमालयन में आता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। उसके बाद आपका जो है निकोबार है, जो आपका सुंदरलैंड में आता है। ठीक है। ठीक है। तो कौन कौन सा हॉटस्पॉट भारत में है, आप याद रखिए। जैसे ये इंडिया का मैप है, मान लो। ठीक है, हम ऐसे से बना रहे हैं इंडिया का मैप। चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक है आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जिसमें आपका श्रीलंका भी आता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। ठीक है। एक है सुंडालैंड, जिसमें आपका निकोबार आएगा। ठीक है। उसके बाद दो हो गया। तीसरा है हमारा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, जिसमें आपका अंडमान भी आता है। ठीक है। और एक है हिमालय। तो टोटल चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में आपका है। ठीक है। राइट। तो कौन कौन सा है? अच्छा, ये तो ईस्टर्न घाट बन गया। देखो, एक है वेस्टर्न घाट। ठीक है। एक है सुंडालैंड, जिसमें निकोबार आता है। एक है आपका इंडो क्या उसको बोलते हैं, इंडो म्यांमार, जिसमें आपका अंडमान आ जाएगा। ठीक है। और एक है हमारा हिमालयन, जिसमें हिमालयन आता है, हिमालय के स्टेट। ठीक है, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और ये सारा चीज़। ठीक है। तो ये हो गया। तो तीनों का तीनों क्या हो जाएगा वो दोस्तों, सही हो जाएगा। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑल थ्री। ऑल थ्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन हॉट स्पॉट के बारे में। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होता है, वो आपका ज़मीन में भी हो सकता है और पानी वाला भी हो सकता है। लेकिन जो हॉट स्पॉट है वो किसका होता है? वो सिर्फ और सिर्फ जमीन, तो सॉरी, पानी में होता है। तो इंडिया में दो आपका हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है आपका लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। ठीक। तो बोल रहा है हॉट स्पॉट आर मेरीन एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन। और हॉट स्पॉट समुद्री क्षेत्र है, जिसमें स्पेशल संरक्षण की जरूरत होती है, सही है। और हॉट स्पॉट जो होता है वो मिशन ब्लू के तहत होता है। मिशन ब्लू है और IUCN दोनों मिलकर इसको ने किया है। ठीक है। राइट। और उसके बाद बोल रहा है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है भारत का हॉट स्पॉट है, तो सही है। तो कितने सही है? तीनों का तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस में इको स्पीसीज का संख्या डिक्रीज होता है, जेनेटिक और इकोसिस्टम, सही है। और IUCN ने बोल रहा है कि 100 ऑफ स्पीसीज जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, सही है। फिर बोल रहा है करंट एक्सटिंक्शन जो है वो लोअर है प्रीवियस से, नहीं, अभी जिस रेट से अभी पेड़ पौधा जीव जंतु विलुप्त हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है नेचुरल के तुलना में। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला पहला दूसरा सही है। तो विकल्प के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है? दो होगा। तो बी हो जाएगा, 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास एक्सटिंक्शन इवेंट आर करेक्ट। तो जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट है, सामूहिक विलुप्त घटनाएं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है अर्थ हैज विटनेस 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन इन, अभी तक भारत में 5 बार बोल रहा है एक्सटिंक्शन हो चुका है, और छठवां जो है कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, बोला छठवां जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मानव जनित करा। पहले वो नेचर के द्वारा होता था, अब मानव का बहुत ज़्यादा रोल है एक्सटिंक्शन में, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है छठा मास एक्सटिंक्शन, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। फिर बोल रहा है पास्ट मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही हुआ था, गलत बात है। पास्ट मास एक्सटिंक्शन नेचुरल के द्वारा ज़्यादा हुआ था, आदमी का रोल कम था। लेकिन अभी जो छठा मास एक्सटिंक्शन हो रहा है वो नेचर में ज़्यादा, नेचर का रोल कम है, ह्यूमन का रोल ज़्यादा है। ठीक है, 77 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, सो ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPVES आर करेक्ट। तो जो IPVES है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी, क्या इसका फुल फॉर्म है? क्या फुल फॉर्म बताइए इसका? कुछ है प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है, जिस तरह से IPCC क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, उसी तरह IPVES बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। ये हमने आपको पढ़ाया भी था, सही है। बोल रहा है ये जो है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2019 में लेके आया है, ये भी सही है। IPVES का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसका दोस्तों फ्रांस में हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी बोन में है। ठीक है, पेरिस में नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो विकल्प के अनुसार कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो स्टेटमेंट सही है, तो केवल दो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 79 देखते हैं। IPBES के बारे में बोल रहा है कि IPBES का जो 2019 में रिपोर्ट आया था, जो जिसको ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, उसके अनुसार लगभग 10 लाख स्पीसीज ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है। तो ये जो है वो सही है। बोल रहा है ह्यूमन जो है वो अल्टर कर दिया है बाय लैंड को, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तो किया है, सही बात है।
बोल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ है 1970 से, तो गलत बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन, आपको पता है जंगल तेजी से बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ रहा है, जिसके कारण जंगल वंगल काटना उठना पड़ रहा है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो विकल्प कौन सा विकल्प सही है? दो विकल्प सही है, क्योंकि दो स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम और करेक्ट? तो मानव का जो प्रभाव होता है पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम, उसके बारे में बोल रहा है। बोल रहा है कि आज का जो लैंड सरफेस है उसको 75% मैन ने अल्टर कर दिया, ह्यूमन ने अल्टर कर दिया। पूरे विश्व में जितना भी लैंड का यूज पहले होता था, आदमी ने उसको अल्टर करके एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए और ये सारे के लिए किया है, तो ये सही है। ठीक है, ये डेटा बस आपको हम थोड़ा मोड़ा इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। इसे उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस मोटा मोटा समझिए आप। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लिए कि टू था मतलब 75% ऐसे करके, है ना। बोल रहा है कि 40% मैरीन इन्वायरमेंट को आदमी ने इम्पैक्ट किया है। तो मैरीन इन्वायरमेंट का 40% हम लोगों ने किया है, और पूरे विश्व को, लैंड को 75% हम लोगों ने इम्पैक्ट किया है। अब बोल रहा है कि जितना भी इनलैंड वाटर सिस्टम है, जो जैसे ये इनलैंड वाटर क्या होता है, जैसे ये इंडिया का बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर जो नदी वदी नाला तालाब उलाब मिल रहा है वो इनलैंड हो गया, है ना। जो स्थल के अंदर मिला, आंतरिक आंतरिक जल में, तो उसको इंडिया में मतलब ह्यूमन ने 40% 10% किया, 10% नहीं किया, 50% से अधिक किया है। जैसे जो नदी वदी थी, आप देखिए बहुत सारा नदी जो था, तालाब था, वो पोल्यूशन के कारण सूख गया है, गंदा हो गया, ये सारा चीज़ हुआ है। तो लगभग 50% नेचुरल जो हमारा इंलैंड वाटर सिस्टम था, उन लोगों उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। इसलिए तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कितने सही हैं? तो दो सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बच्चा लोग चिल्ला रहा है। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटलैंड इंटरनेशनल करेक्ट? मैंने बताया था जो भी संस्था है जिसके अंत में इंटरनेशनल जुड़ा होता है, ठीक है, अंत में, शुरू में नहीं, अंत में, जनरली वो एनजीओ होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो पूरा वेटलैंड इंटरनेशनल एक ग्लोबल एनजीओ है। ठीक है, ये- तो सही बात है, गैर सरकारी संगठन है। बोला इट इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल तो है ही नहीं, सरकारी एजेंसी है ही नहीं। ठीक है, बोला इट वर्क एट फील्ड लेवल यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, नाम में ही है वेटलैंड, तो वेटलैंड को बचाने के लिए ये काम करता है। ठीक है, ये सही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। कितने स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट सही है, तो केवल दो होगा। बच्चा लोग हल्ला मत करो, अभी ठंडा का है, बच्चा लोग का स्कूल बंद हो गया, तो बस लेम मचा, लेम मचा। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, कोई पढ़ने वढ़ने का टेंशन नहीं, उसी तरह से। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर साइट डेजिग्नेशन आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कितने कथन रामसर साइट नामांकन के बारे में सही है? बोल रहा है एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन रामसर साइट, ये सही है। कि एक बार अगर आप रामसर को ज्वाइन कर लेंगे तो कम से कम आपको एक अपने देश में एक रामसर साइट को नाम देना पड़ेगा, है ना, तो ये सही है। फिर बोल रहा है डेजिग्नेशन ऑफ रामसर साइट शोज नेशनल कमिटमेंट टू वेटलैंड, तो आप नाम दे देंगे तो इसे पता चलेगा कि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सही है। फिर बोल रहा है रामसर साइट अगर पूरे वर्ल्ड में मिला दें तो पूरे एरिया का, वर्ल्ड के एरिया का 5 मिलियन है, मतलब 5 मिलियन स्क्वायर है, गलत है। उतना रामसर जगह नहीं है। रामसर कितना है दोस्तों? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ना कि 5 मिलियन, तो ये गलत होगा। ठीक है, 82 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना चिल्लाता है, रुको हम लोग को आते हैं अभी बोल के। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंट्री विथ रामसर साइट आर करेक्ट? रामसर साइट बहुत सारे देशों में है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। बोला यूनाइटेड किंगडम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। मैंने आपको बताया था यूके में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, अगर नंबर के हिसाब से देखें और एरिया के हिसाब से मैक्सिको में है। पूरा मैक्सिमम है, मैक्सिको है द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट, सही है। बोल रहा है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, गलत है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यूके में। तो आंसर कितने स्टेटमेंट सही है? दो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिलीशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ रामसर साइट आर करेक्ट? रामसर साइट के विलोपन या इसको प्रतिबंध के बारे में है। और डिलीशन ऑफ रामसर साइट इज परमिटेड ओनली फॉर अर्जेंट, ये हम लोग डिस्कस कर लिया, सही है। और कंपलसरी क्रिएशन ऑफ वेटलैंड, ये भी सही है, हमने देख लिया था। और बोला सेव को अभी तक कुछ रामसर साइट को बार बार फ्रिक्वेंटली किया गया है ना। तो बहुत कम रामसर साइट को दोस्तों ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कुछ सेवरल, कुछ बहुत सारे रामसर साइट को बार बार फ्रिक्वेंटली डिलीट किया गया है, तो हमने देखा बहुत कम को डिलीट किया गया है ना, या ना के बराबर ही। ठीक है, तो 84 का जो सी होगा दोस्तों वो गलत होगा। ठीक है, तो दो हमारा सही है, केवल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट के बारे में। तो ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट ये सब को दोनों देश मिलकर डेजिग्नेट करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और ये सहयोग चाहिए दोनों देशों से, ये सही है। फिर बोल रहा है
दोनों वेजिटेशन सेम सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हमने देखा पहले, केवल 2 है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किया गया है ताकि आपको वो चीज़ बार-बार प्रैक्टिस हो जाए। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में बोल रहा है कि ये लिस्ट करता है रामसर साइट को जो इकोलॉजिकल चेंज फेस कर रहे हैं, हाँ, करता है। फिर बोल रहा है साइट जो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। फिर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अगर कोई चीज़ शामिल हो रहा है, तो सभी रामसर साइट के लिए ज़रूरी है, नहीं, कुछ ही को करेंगे जो खतरे के निशान पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना? तो 86 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ओनली 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। बायोडायवर्सिटी के बारे में बोल रहे बायोडायवर्सिटी में प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं, सही है। और जेनेटिक स्पीसी डाइवर्सिटी होते हैं, सही है। बोल रहा है सिर्फ स्पीसी डाइवर्सिटी इसमें होता है, नहीं, जीन वीन का भी स्पीसी डाइवर्सिटी होता है, उसको भी बायोडायवर्सिटी में रखते हैं। तो आंसर 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। 88 देखते हैं। बोल रहा है कि टोटल एस्टिमेटेड स्पीसीज जो है पूरे अर्थ पे 87 करोड़ है, मतलब लाख है, सही है। और 86% लैंड स्पीसीज अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, तो ये भी सही है, ठीक है। बोल रहा है कि मैरीन स्पीसीज को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, नहीं, नहीं किए हैं, बहुत सारे मैरीन स्पीसीज भी डिस्कवर करना भी दोस्तों बाकी है, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही है, तो हो जाएगा 88 का भी। 89 देखते हैं। स्पीसीज कंपोजिशन के बारे में बोल रहा है, बोला 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल है, हाँ, है एनिमल। इंसेक्ट सबसे ज़्यादा स्पीसीज में आता है, ठीक है। फिर प्लांट में जो है वो जिम्नोस्पर्म आता है, ये भी आता है, ये भी हमने देख लिया, सही है। तो 90 का जो है तीनों का तीनों सही है, मतलब 89 का। तो 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो 89 का दोस्तों हो जाएगा, तीनों सही है, इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिए। जिम्नोस्पर्म जो है वो कम है, लेकिन प्लांट में सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म है ना? अच्छा, ये जिम्नोस्पर्म बोला, सॉरी, सॉरी, एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है जिसमें फूल पौधा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, ये थोड़ा याद रखना है आपको। देखो, प्लांट में सबसे ज़्यादा बात करेंगे ना, तो एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट का पौधा होता है जो इसका अपना फूल देता है, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म नहीं होगा, एंजियोस्पर्म होगा, तो ये थोड़ा गलत है। तो कितना सही होगा? 2 ही स्टेटमेंट सही है, तो ये ध्यान देना है। तो जिम्नोस्पर्म जो था वो कम है संख्या में एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की तुलना में जिम्नोस्पर्म की संख्या जो है वो कम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। स्पीसी डाइवर्सिटी पैटर्न के बारे में बोला। स्पीसी डाइवर्सिटी जो होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ घटता है, सही है। बोला ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है टेम्परेट की तुलना में, सही है। और बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म थोड़ी है, अभी हमने देखा ना कि ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा है, टेम्परेट में उससे कम है, और पोल में उससे कम है। तो आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन नंबर सही है, केवल ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो डाइवर्सिटी है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये सही है, तीसरा हमारा गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट सही है, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। क्यों बी सही हुआ समझ में आया कि ट्रॉपिकल एरिया में आपको पता है ज़्यादा होता है, जैसे-जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएँगे बायोडायवर्सिटी घटता है, क्लियर है बस। 91 का देखते हैं अल्फा डायवर्सिटी के बारे में। अल्फा डायवर्सिटी एक इकोसिस्टम के बीच में होता है, वो सही है। इसमें स्पीशीज़ रिचनेस देखा जाता है कि कितना टाइप्स के वहाँ पे स्पीशीज़ आपको मिलता है ना? और इट रिफर्स टू डायवर्सिटी बिटवीन दो इकोसिस्टम के बीच में डायवर्सिटी को अल्फा नहीं बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। कितने स्टेटमेंट सही है? केवल 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो 91 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बोल रहा है कि बीटा डाइवर्सिटी के बारे में। तो बीटा डाइवर्सिटी बोल रहा है 2 इकोसिस्टम के बीच में होता है, सही है। वो बीटा एक स्पीशीज़ का टर्नओवर दिखा जाता है एनवायरमेंटल ग्रेडिएंट में, कैसे-कैसे एनवायरनमेंट जब चेंज हो रहा है तो स्पीशीज़ कैसे चेंज हो रहा है, ये भी उसमें हम लोग देखते हैं, तो ये सही है। और अब टोटल बायोडाइवर्सिटी बता रहा है किसी भी एरिया का, तो ये तो गामा बताता है, बीटा थोड़ी बताता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तीसरा गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, 2 हमारा सही है, तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। 93 देखते हैं गामा के बारे में। तो गामा पूरे इकोसिस्टम का दिखाता है, ठीक है, तो ये सही है। मल्टीपल इकोसिस्टम इसमें रहता है, ये भी सही है। इसमें बोला सिर्फ जेनेटिक होता है, जेनेटिक नहीं होता, स्पीशीज का भी डाइवर्सिटी इसमें देखा जाता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो 93 का भी हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब डिटेल में हम पढ़ा दिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी ये सब कर रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में है, बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी होने से ज़्यादा होने से स्पीशीज को अनुकूलन क्षमता बढ़ता है, सही है। बोला लो जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर रहेगा तो विलुप्त होने के कगार पे है, सही है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी को कोई रोल नहीं होता है सर्वाइवल में, होता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा तो सर्वाइवल का चांस भी ज़्यादा होता है। सो 94 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बोल रहा है कि स्पीसीज इवेंटनेस है, तो स्पीसीज इवेंटनेस पता है क्या होता है, ठीक है, कि उसमें हम लोग देखते हैं क्या यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, ठीक है। तो स्पीसी या किस स्पीसी कितना एबंडेंट है, रिलेटिव एबंडेंस उसका कितना है, सापेक्ष प्रचुरता, ये तो सही है।
हाई इवेननेस होने से डोमिनेंस होता है, हाई जब इवन होगा तो डोमिनेंस कैसे करेगा? तो उच्च अगर समता रहेगा तो एक तो डोमिनेंस थोड़ी होगा, प्रभुत्व नहीं होगा। और स्पीसीज इवेननेस इन्फ्लुएंस ओवरऑल स्पीसीज डाइवर्सिटी, हाँ स्पीसीज के डाइवर्सिटी को इफेक्ट तो करता ही है स्पीसीज इवेननेस, ये सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन सही है तो ओनली टू। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट करेगा? मान लीजिए कहीं इवेननेस है नहीं जी, बहुत कम इवेननेस, शेर बहुत ज़्यादा है, हिरन कम है, तो शेर क्या करेगा दोस्तों? हिरन को खा लेगा। या बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिरन भी है, शेर भी है, बाघ भी है, जिराफ भी है, जेबरा भी है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे स्पीसी डाइवर्सिटी होगा। तो स्पीसीज इवेननेस अगर अच्छा होगा, इसका मतलब स्पीसी डाइवर्सिटी वहाँ पे ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म तक वो इकोसिस्टम सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे हम अब इंडेमिक स्पीसीज के बारे में। इंडेमिक स्पीसीज बोल रहा है किसी भी एक एरिया में रहता है, ये सही है। और वो ज़्यादा एक्सटिंग विलुप्त होने के कगार पे रहता है, क्योंकि चूंकि उसको वो एक ही एरिया में रहेगा, एक ही क्षेत्र में। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ का कंडीशन यूनिक है। तो जाहिर सा बात है कि अगर वो कहीं और जगह पे रह पाता तो वो विलुप्त होता। तो अगर एक जगह का कंडीशन खराब है दूसरी जगह चल पाता। लेकिन मान लीजिए वहीं का इकोसिस्टम अगर खराब हो गया और वहीं पे वो मिलता है, तो वो विलुप्त होने का ज़्यादा उसका रिस्क रहता है। ठीक है, तो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा वो संवेदनशील होता है, सही है। और एंडेमिक स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हुआ? स्थानिक प्रजाति विश्व भर में व्यापक होगा तो वो स्थानिक थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट सही है? दो। तो आंसर जो है केवल दो, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में। वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मतलब विदेशी आक्रामक प्रजाति के बारे में है। वो ऑफन लैक नेचुरल प्रेडेटर, बोला वो उस एरिया में जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पे नेचुरल उसको शिकार करने वाले कोई नहीं होता। ठीक है, तभी तो वो तेजी से वहाँ ग्रो होता है। नहीं तो अगर अगर शिकार करने वाला उसको होता तो इन्वेसिव स्पीसीज को बन ही नहीं पाता, उसको खा जाता वो, है ना। फिर बोल रहा है कि वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, हाँ करता है, तभी तो उसको इन्वेसिव बोलते हैं ना, नुकसान करता है। फिर वो नेटिव स्पीसीज की संख्या को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है घटाता है, तभी ना खतरनाक है। ये देसी के नस्ल को खत्म कर देगा और अपना संख्या बढ़ाने लगेगा और पूरे बायोडाइवर्सिटी खत्म कर देगा। 98 देखते हैं दोस्तों की स्टोन स्पीसीज के बारे में। की स्टोन स्पीसीज जो होता है वो पर्यावरण पे जितना उसका नंबर होता है उसके अनुपात में वो प्रभावित नहीं करता, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर की स्टोन स्पीसीज का। अगर इसको बचाएंगे तो बहुत सारे इकोसिस्टम का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये संख्या इनका घटेगा की स्टोन का तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, तो ये सही है। बोल रहा है अगर की स्टोन स्पीसीज को हम घटाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रॉपिक कैस्केड हो सकता है, मतलब ओशन स्तर में खत्म हो सकता है, इकोसिस्टम तबाह हो सकता है, सही है। बोला की स्टोन स्पीसीज और ऑलवेज एकदम मोस्ट एबंडेंट, बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट हमारा वो की स्टोन स्पीसीज दोस्तों, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मान लो शेर जो है वो की स्टोन स्पीसीज है, लायन की स्टोन स्पीसीज है, तो क्या पूरा जंगल में शेर ही शेर रहता है? नहीं रहता है ना, तो एबंडेंट थोड़ी है। की स्टोन इसलिए बांटे हैं क्योंकि उसका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उसको की स्टोन बोलते हैं। ठीक है, फिर इंडिकेटर स्पीसीज जो इकोसिस्टम के किसी भी इकोसिस्टम को हेल्थ को बताता है कि वो इकोसिस्टम कितना अच्छा है, प्रदूषण है या नहीं है, वो सारा चीज़। तो बोला सांकेतिक प्रजातियाँ इंडिकेटर स्पीसीज प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज। अगर किसी भी जैसे हमारा मेढक है, मेढक को हम लोग इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। अगर कोई तालाब है वहाँ पे अगर मेढक का संख्या घट रहा है तो हम पता चल जाएगा कि वो इकोसिस्टम में पोल्यूशन है, तो हमको एक अर्ली वार्निंग जो है चेतावनी मिल सकता है क्योंकि उस इकोसिस्टम को बचाना है। ओ ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर हाईली टॉलरेंट टू पोल्यूशन, पूरे पोल्यूशन के प्रति वो अत्यधिक सहनशील सहनशील नहीं होता भैया, डैमेज हो जाता है। मतलब फ्रॉग और लाइकेन जो है, ठीक है, मेढक और लाइकेन वो इंडिकेटर स्पीसी वो है। ठीक है, आंसर जगह 1 3। दोस्तों जब आप पढ़ते हैं ना तो मौज मस्ती करके ही पढ़ना चाहिए, पर लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मन कर रहा है गाना गाने का या फिर क्वेश्चन को बिगाड़ के पढ़ने का बोल रहा है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लाइक एन आर द इंडिकेटर स्पीसीज, ओ अच्छा ये पूछा है क्या, ओ बीच में गाना गाइए, खाइए पीजिए मौज कीजिए, पढ़ाई एकदम इंजॉयमेंट के अनुसार चलना चाहिए। हार्ड वर्क करिए लेकिन मन को भारी होने मत दीजिए। ठीक है, मन हल्का हो और तब पढ़ाई के आप देखिएगा। जब आप हल्के मन से पढ़ेंगे, सीरियस होंगे, लेकिन जब हल्के मन से पढ़ेंगे, लोड नहीं लेंगे, तो आप देखेंगे उस दिन आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। और जिस दिन अगर आप लोड लेके पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे बहुत सारा चीज़ कंप्लीट करना, कैसे होगा क्या होगा, और टेंशन के कारण पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस जो है टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास है 4 5 महीने का समय, तो घबराना नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अभी तक हम लोग जो है 277 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग लगभग 6000 क्वेश्चन करेंगे हर सब्जेक्ट को मिला के, इसलिए कुछ टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लैगशिप स्पीसीज आर करेक्ट। जो फ्लैगशिप स्पीसीज है उसके बारे में। ठीक है,
तो बोला फ्लेक्सी स्पीसी आर यूज टू प्रमोट द कंजर्वेशन अवेयरनेस। चीज़ों पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए फ्लेक्सी स्पीसीज को चुना जाता है। दे आर सिलेक्टेड फॉर कैरिज्मा एंड पब्लिक अपील, और वैसे चीज चुना जाएगा जिसको लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। जैसे शेर को बोल देते हैं फ्लेक्सी स्पीसी, रेड पांडा, जिसको आप देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, देखने के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट के प्रति आपको अवेयरनेस बढ़ेगा तो प्रोटेक्शन भी आप संरक्षण भी करेंगे, सरकार को भी बोलेंगे कि संरक्षण करने के लिए। तो ये सही है। बोला प्रोटेक्टिंग ए फ्लैगशिप स्पीसीज ऑलवेज इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल अदर। अगर फ्लैगशिप स्पीसीज को हम लोग बचाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब सब बच जाएगा, हाँ कुछ बचेगा। ऑल अदर स्पीसीज को बचाना हमारा मकसद नहीं होता, उस स्पीसीज को बचाना मकसद होता है। जैसे बाघ को अगर फ्लैगशिप स्पीसीज चुने, मतलब बाघ को बचाना चाहते हैं, बाघ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो पूरे यहाँ पे लिखा है ना कि ऑल अदर स्पीसीज बच जाएगा, तो सभी अन्य प्रजाति की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी अगर फ्लैगशिप को हम बचा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्या किसी एरिया में अगर शेर बचा लेंगे तो क्या सब प्रजाति बच जाएगा क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, सही हो जाएगा ओनली टू। तो 100 का जो सही है दोस्तों वो हो जाएगा ओनली टू। ठीक है, तो पहला जो है 100 का वो ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा क्या है ऑप्शन गलत है स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा बी, 100 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गया टॉपिक, ये सब कर लिया हम लोगों ने। तो ये जो हम लोगों ने 100 MCQ किया, उससे आपका 75 जो टॉपिक्स है, 75 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जिसके बारे में हमने आपको लिस्ट दिया था। देखो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये सारा चीज़ जो है वो आपका हो गया। आपको पता है कि डेली हम लोग का MCQ का क्लास चलता है। ठीक है, और आपको वो टाइम से कंप्लीट भी सिलेबस हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आप बस ट्रस्ट कीजिए। आप अपने लेवल पे सारा चीज़ पढ़ते भी रहिए, और MCQ के प्रैक्टिस के द्वारा आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, सारा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, सिंपल बात है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, चूँकि हम अपना वो रहते हैं, हमको जॉब भी करना है और सारा चीज़, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन हम फिर भी हम समय निकाल के आपको टाइम दे रहे हैं और हम पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप अपने लेवल पे न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर का अच्छे से कीजिए, और जो बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत हो गया है ना, या फिर जो भी आपके पास किताब है, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब को भी आप पढ़ते रहिए, ताकि जब हम MCQ वो सब का कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अपने लेवल पे जो आप पढ़ रहे हैं वो करते रहिए, और बाकी डेली आप ये क्लास देखिए MCQ का, आप देखेंगे कि आपको एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं रात के 9 बजे फिर, जिसमें आपको नेक्स्ट कल का MCQ का हम आज दे देंगे। कल का MCQ जो हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे, वो MCQ हम आपको 9 बजे आज रात में दे देंगे। आप उसको बनाइएगा, और फिर हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, तो डेली हम लोग का क्लास चलता है, आपको पता है, रात के 9 बजे आपको MCQ दे दिया जाता है, और उसका डिस्कशन अगले दिन होता है 8 बजे। फिर उस दिन आपको MCQ दे देंगे, फिर उसका डिस्कशन अगले दिन रात के 8 बजे। इस तरह से हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का क्लास है उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से इकोनॉमिक्स का क्लास जो है वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, बाकी इन्वायरमेंट का क्लास MCQ वाला आपका चलता रहेगा। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।